अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। वफाकी काबीना के इजलास में बरतानवी NCA और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज फैमिली की डील का तस्करा हुआ है। फैसला हुआ कि डील से मुतालिक हकाइक अवाम के सामने रखे जाएंगे। डस्का ज़मनी इलेक्शन की रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए भी कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हो गया है। वफाकी काबीना का इजलास जारी है और ऐसे में NCA और मलिक रियाज फैमिली की डील का तस्करा इस इजलास में किया गया। क्या डील हुई, किस किस को फ़ायदा हुआ, हकाइक अवाम के सामने रखने का फैसला कर लिया गया है। काबीना का एसेट रिकवरी यूनिट से मुतालिक ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी डील और ARU की कार्रवाई के हकाइक काबीना को पेश करेगी। इसके अलावा डस्का ज़मनी इलेक्शन की रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। वफाकी काबीना का इजलास और ऐसे में NCA और मलिक रियाज फैमिली की डील का तस्करा इसमें सामने आया। क्या डील हुई, किस किस को इससे फ़ायदा हुआ, ये तमाम हकाइक अवाम के सामने रखने का फैसला काबीना इजलास में कर लिया गया है। काबीना का एसेट रिकवरी यूनिट से मुतालिक ज़ैली कमेटी की तश्कील देने का फैसला भी सामने आया है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, इस हवाले से मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदर वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सबसे अहम मामला जो सामने आया बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज फैमिली के साथ होने वाली खुफिया डील का तस्करा हुआ और क्या डील हुई, किस किस को फायदा हुआ, हकाइक अवाम के सामने रखने का फैसला किया है। और वफाकी काबीना ने एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ख़ुसूसी हिदायत दी गई है कि कमेटी डील और ARU की कार्रवाई के हवाले से हकाइक जो है वो काबीना इजलास पे रिपोर्ट की सूरत में पेश करेगी। काबीना ने डस्का ज़िमनी इंतखाब की रिपोर्ट पर अमल दरामद के हवाले से भी कमेटी तश्कील देने का पर इत्तफाक किया है और इसके साथ साथ जो मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल है उसका भी तफसील से जायजा लिया गया और ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वज़ीर इत्तलात जो है तमाम काबीना के फैसले से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग जो है वो भी देने जा रही है। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। एक और अहम मामला, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से जर्मनी में शुरू होगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद है। भारतीय लॉबी की मुश्किलात के बावजूद पाक फौज ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की साजिश नाकाम बना दी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये इसमें बिलखुसूस मैं अगर बात करूं तो हिंदुस्तान की लॉबी रही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए और इसी ज़िम्न में पाकिस्तान को लॉ क्लियर का भी मुसलसल 2 साल से सामना रहा है। पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट की तरफ बल्कि गामजन किया और पाकिस्तान जैसे मुल्क तो बल्कि कोविड के भी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान को इन तमाम तर्जुमन में बहुत चैलेंजेस का सामना करना रहा। इसमें नेगेटिव जितनी कैंपेन्स थी पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपेगेंडा मुहिम थी, उसको भी शिकस्त दी और वाइट लिस्ट की जानिब भी अपना सफर वो किया। दहशत गर्दों की माली मुआवनत के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरामीम के हवाले से, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट में तरामीम के हवाले से और बाहमी कानूनी मुआवनत का एक्ट जो है ये इसमें सबसे अहम है, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म CFT के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर बाहमी हिमायत की गई। तो ये चंद ऐसे तमाम इक़दाम थे जिसमें पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री क़यादत जो है उनके बर वक्त इक़दाम की वजह से पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ भी बचाया गया और इनफैक्ट वाइट लिस्ट की जाने पाकिस्तान का सफर शुरू हो चुका है। ठीक है, ये तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। इस हवाले से आपने हमें आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका सुमेरा। आज का एक और अहम मामला, पंजाब असेंबली का बजट इजलास जो कि 2 घंटे गुजरने के बावजूद भी शुरू नहीं हो सका है। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, मोहसिन बिलाल और अली रजा, उनसे मालूम करते हैं। मोहसिन से पहले बात करेंगे। मोहसिन, अफसरान के मामले पर डेडलॉक चल रहा है, क्या कोई पेशरफ्त हो सकी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और जो मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास हुआ था वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत, उसके बाद एक बड़ा फ़ैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून का ऐलान है कि चीफ सेक्रेटरी हों या IG पंजाब हों वो बिल्कुल भी पंजाब असम्बली नहीं आएंगे और ना अरकान के सामने पेश होंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक और बड़ा ऐलान ये भी सामने आया है और अताउल्लाह तारर का भी कहना है कि वो भी आज पंजाब असम्बली के ऐवान में मौजूद होंगे। हर सूरत जो है वो अपना
आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास हुआ तो वो भी अपने मुतालबे पर डटी हुई है और उनका ये कहना है कि जो उन्होंने स्पीकर के सामने अपना मुतालबा रखा था कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब आएंगे तो उसी सूरत जो है वो बजट को आगे चलने दिया जाएगा। तो अभी तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है और जो पंजाब असम्बली अरकान पर मुश्तमिल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी अब उसका इजलास भी अभी तक नहीं हो पाया। उसके अलावा 2 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। पंजाब असम्बली के ऐवान में बाकायदा घंटियाँ बजाई जा रही हैं लेकिन वो इजलास शुरू होता भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके अलावा एक और बड़ा मामला है जिस पर आज डेडलॉक बरकरार है और वो है चौधरी परवेज़ इलाही के फर्जंद चौधरी मोनस इलाही जो कल की तरह आज भी अपने गार्ड्स के हमरा बाकायदा असम्बली SOPs की धज्जियाँ बखेरते हुए यहाँ पर आए हैं और वो भी बाज़िद है कि एडवाइजरी कमेटी में बैठेंगे जिस तरह कल वो बैठेंगे। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब ये एतराज़ भी आया है कि अगर मोनस इलाही एडवाइजरी कमेटी में बैठे जो कि उनका इस्तेकाक या हक नहीं है तो मुस्लिम लीग नून इसका बाइकाट करेगी और एडवाइजरी कमेटी के जो मीटिंग्स है उसका हिस्सा भी नहीं बनेगी। तो पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है वो फिलहाल यही बनी हुई है कि कोई इजलास बजट का होता हुआ दिखाई नजर नहीं आ रहा है। इस हवाले से आप तो हमें आगाह कर रहे हैं। डेडलॉक मोहसिन हमारे साथ अली रजा भी मौजूद है। अली आप बताइएगा इजलास शुरू होता नजर आ रहा है, कुछ आसार नजर आ रहे हैं आपको? आप भी वहीं पर मौजूद हैं। आज बिल्कुल इजलास होता तो दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता यहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से पंजाब असम्बली को अपनी ज़ाती जागीर बना लिया गया है और जो सहाफ़ी हैं जो इस गर्मी में इस तमाम तर इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, उन्हें मेन गेट तक महदूद कर दिया जाता है। सिर्फ मनपसंद सहाफ़ियों की फ़हरिस्त फराहम की जाती है और सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है और बाकी जो यहाँ पर रिपोर्टर्स और कैमरामैन मौजूद हैं उन्हें भी यहाँ पर खड़े होने की इजाज़त नहीं चाहिए बल्कि उनके कैमरामैन को पीछे कर दिया। इस तरह का मामला सुबह नहीं दी जा रही और आप बता रहे हैं कि लग यही रहा है कि इजलास आज शायद ना हो सके क्योंकि ताख़ीर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अपडेट्स के लिए दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वफाकी वुज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छोड़े आप इस बात को जो है वो ये बस इसकी अप्रूवल दे दी और उसकी जो है वो अप्रूवल हो गई। बाद में ये ख़बर जो है ये मीडिया की ज़ीनत भी बनी और मुख्तलिफ़ ज़राए से भी जो है ये सामने आई कि बहरिया टाउन के कोई 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ UK में उन्होंने ट्रांसफ़र की। वो उन्होंने ट्रांसफ़र जो है वो मरवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की या उसमें क्या मामला हुआ कि वो जो है वो रकम जो 50 अरब के लगभग है तो वो वहाँ पे जो है वो ट्रेस हो गई और UK अथॉरिटीज़ ने और ख़ास तौर पे जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। और लाजमी बात है कि जब उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल की जो है वो रकम को कन्फिस्केट किया तो उनके कानून के मुताबिक जो है वो हक जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान का था, रियासत पाकिस्तान का था। तो उन्होंने रियासत से रब्ता किया कि जी ये रकम है जो इल्लीगल ज़राए से जो है वो हमारे पास यहाँ पहुँची है, हमने इसको कॉन्फिस्केट किया है और इसकी मलकियत जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की है। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे। जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो ये फिर बीच में पड़े और इन्होंने बीच में पढ़ के स्टेट की ज़िम्मेदारी और इनकी ज़िम्मेदारी तो ये थी एज कस्टोडियन, हलफ उठाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते और कंटेस्ट करने के बाद वो रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, गवर्नमेंट के एक्शन में आती और लोगों की वो मिल्कियत थी।
لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے اس صورتحال کو مینج کیا. انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ طے کر کے، جو کہ مبینہ طور پہ 5 ارب روپے انہوں نے طے کیا، اپنا حصہ طے کر کے تو وہ پھر 2 نمبری کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار بنایا، اس جو ہے وہ مرتب کیا، ترتیب دیا، جس پہ مصدق ملک صاحب جو ہے وہ آپ کو تفصیلاً وہ ڈاکومنٹ کی کاپی بھی آپ کو مہیا کر رہے ہیں ہم، اور اس کو پبلک بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس کے جو چیدہ اس میں جو انلیگیلٹیز ہیں وہ بھی آپ سے جو ہے وہ ملک صاحب شیئر کریں گے. تو انہوں نے وہ ایک پھر طریقہ کار بنایا. یعنی جب یہ وہ چوروں کو پڑ گیا مور والی بات کہ جب یہ بیچ میں یہ چور پڑے تو انہوں نے پھر ایک طریقہ کار بنایا کہ کس طرح سے ہم نے اب اس کا 50 ارب روپے اس کا سیو کرنا ہے، اور اس نے پھر ہمیں جو ہے وہ 5 ارب، حالانکہ وہ 5 ارب سے ذرا ہے وہ جو انہوں نے حاصل کیا وہ ذرا زیادہ بنتا ہے، لیکن یعنی اس کا 50 بچا کے ہم نے 5 جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہضم کرنا ہے، یا کیسے ہم نے جو ہے وہ پبلک منی جو ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ ہے ان کی جو ہے وہ اپنا صادق اور امین ہونا، اور یہ ہے ان کا مسٹر کلین ہونا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ 3/12 کو جب یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کو کروا لیا اپروو، اور اس کے بعد پھر یہ گئے وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے وہ سارا جو ہے وہ وہاں پہ عمل جو ہے وہ مکمل کروایا، اور مکمل کروانے کے بعد وہ 50 ارب روپیہ جو تھا وہ بحریہ ٹاؤن کی لائبلٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کروا دیا. یعنی ایسے ہی ہے کہ میں نے اگر کسی جگہ پہ پیسے دینے ہیں تو ایک جگہ پہ اگر پیسے جو ہے وہ انلیگل ہیں اور وہ اب ریاست کا حق بن گئے ہیں، تو وہاں سے لا کے جو ہے وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ اگر ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر اس کے تو پیسے پورے ہو گئے. 5 ارب روپے جو تھا اس نے ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو ادا کر دیا. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کیبنٹ نے ایک سب کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے. وہ سب کمیٹی جو ہے وہ اس بارے میں پوری جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کرے گی، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں پھر جو بھی چیز جو ہے وہ فائنل ہوگی، اور پھر جس طرح سے اس کو جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. میں صرف 2 چیزیں اس میں، کوئی ایسی بات میں کرنے نہیں جا رہا کہ میں ایک مفروضہ قائم کروں اور مفروضہ قائم کرنے کے بعد کہوں کہ جی کیونکہ یہ ایسے ہے تو اس لیے پھر جو ہے نا یہ ایسے ہوا. یہ بات جو میں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ دسمبر 12 میں جو ہے یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر وہ 2-4-6 مہینے لگے ہوں گے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کرتے ہوئے. اس کے بعد جی یہ پھر اسی بحریہ ٹاؤن نے جس کا 50 ارب روپیہ جو ہے وہ سیو کیا گیا، ایڈجسٹ کیا گیا، انہیں پھر بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا. 458 کنال یہ جگہ ہے، 458 کنال، جس کی مالیت جو ہے وہ کاغذات میں ڈی سی ویلیو جو ہے وہ کوئی تقریباً 53 کروڑ روپے ہے، جبکہ موقع پہ ویلیو جو ہے وہ اس سے کوئی 5-7-10 گنا زیادہ ہے. تو یہ جو ہے یہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا، اور بحریہ ٹاؤن نے جو ہے یہ اپنا جو ہے یہ زمین القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے. یہ اس کی جو ہے یہ اپنا اس کا ایگریمنٹ ہے. یہ ڈونیشن کی ہے، ڈونیٹ کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے تحت اس زمین کو. اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اس میں جو سائن ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ڈونر بحریہ ٹاؤن کے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بشرا خان صاحبہ کے ہیں. فرسٹ لیڈی جو ہے اس ایگریمنٹ کو خود سائن کر رہی ہیں، اور یہ القادر ٹرسٹ ہے. القادر ٹرسٹ کو جو ہے یہ قیمتی اراضی
جو ان بلینز ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے، خود اس کو جو ہے وہ سائن کر رہی ہیں۔ اور یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ، جس کو یہ زمین دی گئی ہے، اس کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک فرسٹ لیڈی ہیں اور دوسرے جو ہے وزیر اعظم صاحب ہیں۔ یعنی یہ بھی آپ اس بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کو ادروائز لیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ ٹرسٹ ہے، یہ ہاسپٹل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو پبلک کے نام کے اوپر، پبلک کے جو ہے وہ کام کے اوپر جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنا اور پھر اس کو اس طرح سے رکھنا، یعنی یہ ٹرسٹی جو ہیں آپ کو اپنے یعنی جو وراثتی جائیداد ہے جو آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی، اس میں آپ کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے ان کو جو ہے وہ یہ ٹرسٹ جو انہوں نے بنائے ہیں ان میں اتنے اختیارات ہیں، اور پیسہ سارا عوام کا، پیسہ لوگوں کا، اور جو ہے وہ پراپرٹیز ان کی، اور ان میں جو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں جی، لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ القادر ٹرسٹ، اس کے بعد پھر جو ہے یہ 200 کنال جو ہے نا یہ اور ہے، یہ میوٹیشن نمبر ہے 33905 33905 25/8/2020، یعنی 6 مہینے میں سارا معاملہ جب کنکلوڈ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ قسطیں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو یہ جو ہے یہ اپنا 100 کنال، یہ جو انتقال نمبر جو میں نے بولا ہے اس میں 100 کنال جگہ جو ہے یہ بنی گالہ میں ہے، اور یہ مسمت فرح شہزادی وائف آف احسن اقبال جمیل جو ہے نا یہ ان کے نام پہ جو ہے نا اس کا جو ہوا ہے احسن اقبال جمیل، یہ فرح شہزادی صاحبہ کے نام پہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے انتقال نمبر 34/9/45، یہ 8/3/21 کو ہوا ہے، اس میں پھر 100 کنال ہے۔ تو یہ 100 کنال جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرح شہزادی صاحبہ کے جو ہے وہ نام پہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہے 36/144، یہ بھی 28/10 کو ہوا ہے، یعنی یہ سلسلہ جو ہے نا پھر جاری ہے، اور یہ جو ہے یہ 40 کنال ہے ٹوٹل، یہ یعنی 458 کنال وہ ہے، اور یہ 240 کنال یہ بنی گالہ میں ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ اس کی جو رقم کاغذات میں شو کی گئی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 50 کروڑ کے 53 کروڑ کے جو ہے نا وہ لگ بھگ ہے۔ تو یہ ہے جی اپنا مسٹر کلین صاحب، اور یہ ہے اپنا امین اور صادق، کہ کس طرح سے جو ہے وہ 50 ارب روپیہ جو ہے وہ قوم کا گوایا گیا، قوم کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لٹایا گیا، اور اس میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کیا گیا، اور حصہ وصول کرتے وقت بھی کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی فکر نہیں کہ کل کو کوئی پوچھے گا بھئی یہ جو تم انتقال کروا رہے ہو یہی کسی اور کے نام کے اوپر کروا دو، یا اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ادروائز احتیاط کر لو، یعنی سیدھا فرسٹ لیڈی جو ہے وہ خود سائن کر رہی ہے، خود جو ہے وہ معاہدہ کر رہی ہے۔ اسی طرح سے براہ راست جو ہے وہ زمین جو ہے وہ فرح شہزادی کے جو ہے وہ نام ہو رہی ہے۔ یہ وہ بھاگی ہے جو وہ صرف ان پیسوں کی وجہ سے نہیں بھاگی جو وہ افسروں سے لیتی رہی ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی رہی ہے، یا وہ ہیرے جو کہ وہ جو انگوٹھیاں 3 کرات یا 5 کرات کی جو لیتی رہی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے نہیں بھاگی، وہ اس وجہ سے بھاگی ہے کہ وہ ان کے پاس کیا اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ جو یہ 200 کنال وفاقی وزراء کے اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے، ابھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ ہوا تھا، اس اکاؤنٹ میں پکڑا ہوا ان کا پیسہ جمع کروا دیا گیا، یعنی جس کا پیسہ پکڑا گیا جو حکومت کو ملنی تھی، حکومت نے وہ گفٹ کر دیا اسی شخص کو جس کو جرمانہ ہوا تھا۔ یہ ہے اس کیس کی حقیقت۔ اور اب جب یہ ہو گئی سیٹلمنٹ تو اس کو آگے بچانے کے لیے کیا کیا گیا؟
ایک ڈیل کی گئی جس کے اندر ایک کابینہ کی میٹنگ میں، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے، کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، تو اس وقت کے جو ایس اے پی ایم ہیں وہ ایک لفافہ لے کے وزیر اعظم کے پاس گئے کہ یہ لفافہ ہے، یہ ایک نوٹ ہے، آپ اس کو کابینہ سے منظور کروا دیں۔ ایس اے پی ایم مرزا شہزاد اکبر صاحب تھے، وہ گئے، انہوں نے وہ کاغذ عمران خان صاحب کے حوالے کیا، اور عمران خان صاحب نے جیسا وہ، آپ کو یاد ہے ایک کاغذ انہوں نے نکالا تھا کہ اس کاغذ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ ملک کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے، بین الاقوامی امریکہ نے سازش کی ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ وہ کاغذ ہے، اس کو آپ اپروو کر دیں، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، یعنی کابینہ کو کہا کہ یہ کاغذ ہے جو آپ نہیں پڑھیں گے لیکن اس کو آپ اپروو کریں گے۔ اور اس کا جو پیراگراف اپروو کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایس اے پی ایم کوئی سمری لے کر نہیں آ سکتا کابینہ میں۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی ایس اے پی ایم کوئی سمری لے کے کابینہ میں نہیں آ سکتا۔ تو کس قانون کے تحت وہ ایس اے پی ایم یہ سمری لے کر آئے، کسی کو معلوم نہیں۔ اس کی کلیئرنس کہاں سے کروائی؟ منسٹری آف لا میں کچھ نہیں ہے، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں کچھ نہیں ہے، اٹارنی جنرل کے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں سے وزارت خزانہ کے پاس کچھ نہیں، انٹیریئر کے پاس کچھ نہیں، باہر سے پیسے آ رہے تھے، وزارت وہ جو ہماری فورن افیئرز کی وزارت خارجہ کے کسی کے پاس کوئی نوٹ نہیں۔ ایک کاغذ کے اوپر وہ ایک سمری لائے، اور وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا یہ کاغذ ہے، کسی کو دکھاؤں گا نہیں، یہ کاغذ ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا کابینہ کا ممبر، لیکن یہ کاغذ ہے، اس کو آپ بس اپروو کر دیں۔ اس کو اپروو کر کے وہ پیسے جو عوام کے تھے، غریب عوام کے تھے، یہاں پہ ایک ایک ڈالر کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، $250 ملین، 180 سے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیا گیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے گئے۔ جب آج اس کو کھولا گیا کابینہ کے حکم کے مطابق، تو اس میں اپروو کیا کیا گیا تھا؟ اپروو یہ کیا گیا تھا کہ ایک سمری لے کر آئیں گے، یہ اپروو کیا گیا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اپروو یہ کیا گیا پیراگراف 10 میں کہ وہ ایک سمری لے کر آئیں گے، سمری لے کر آئیں گے، سمری نہیں آئی، کوئی سمری کابینہ کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ میں آپ کو وہ پڑھ دیتا ہوں۔ As per the requirement under the Constitution of Pakistan، اور آگے اس کی وہ شکل لکھی ہوئی ہے، Article 173 Rule of Business 7، such undertaking requires the approval of federal government, which as per the decision of Mustafa Impek's case means approval by the cabinet. Therefore it is requested that for signing the deed of confidentiality، confidentiality کس چیز کی؟ کہ کس نے لندن میں جا کے پاکستان کے بہاف پہ یہ سائن کیے کہ حکومت کے بجائے یہ پیسہ انہی صاحب کو جن کو جرمانہ یا جن کی لائبلٹی طے ہوئی ہوئی ہے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے، اس کی کانفیڈینشیلٹی۔ It is requested that for signing the deed of confidentiality which is placed in Annexure 1, the approval of the cabinet may be sought. Furthermore, as the funds are being repatriated to the exchequer in Pakistan, FBR may take into account the same with reference to such and such section، جس کی تفصیل آپ کو اب دے دی جائے گی، or any other enabling provision, as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source. The federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted۔ نہ صرف آپ نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کے علاوہ کسی کے پاس یہ ثواب دید نہیں ہے کہ اس کانفیڈینشیلٹی کو کروا سکے سائن، تو آپ اس کو، اس کی سمری جو ہے اس کو موو کریں، بلکہ یہ بھی کہا گیا اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اس کو کابینہ اپروو کرے، بلکہ بھائی جان یہ جو پیسہ جس کو برطانوی قانون کے مطابق اللیگل جانا گیا، غیر قانونی جانا گیا، وہ جب پاکستان میں آئے تو اس پہ ایف بی آر کا ٹیکس نہ لگے۔ ایف بی آر کو یہ انسٹرکٹ کی گئی کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو جس طرح لیگل محنت کش پاکستان کے لوگ پیسہ لاتے ہیں اور ان کو بیچاروں کو کچھ بریک ملتی ہے، اسی طرح ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ ایک محنت کش کا بہت محنت
पसीना खून बहाने के बाद उसने ये पैसा इकट्ठा किया और वो इलीगल पैसा जो है वो पाकिस्तान में जब आए तो उस पर टैक्स ना लगे। पैराग्राफ 11 कहता है द प्राइम मिनिस्टर, कौन सा, हाँ, दिस इज ऑल्सो बीइंग डन in order to enable the execution of the settlement of agreement with the deed of confidentiality. कौन सा जो समरी है, जो ये तो पढ़ दी ना मैंने, ये पढ़ दी है, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। राणा साहब चाहते हैं कि ये मैं बात जरा दोबारा पढ़ दूं, ये अहम है। तो उसमें लिखा है कि FBR may take into account the same with reference to whatever section as the intention of the federal government is not to tax the amount of remittance or any source from which such amount is being or will be remitted। यानी ना सिर्फ कि किसने वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे साइन की उसको बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि ये रकम भी मेहनत की रकम जो गोरा समझता है कि चोरी का पैसा है, वो जब यहां पर आए तो उसको एहतराम के साथ उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए और सारी की सारी रकम बगैर टैक्स अदा किए सुप्रीम कोर्ट में उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो बहरिया टाउन की थी एडजस्ट कर ली जाए। ये है जनाब नंबर 11 भी पढ़ दूं जी। द प्राइम मिनिस्टर बीइंग द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कैबिनेट डिवीजन may like to authorize the secretary cabinet division to submit the summary accordingly for consideration of the cabinet। कोई समरी नहीं आई, यानी इसकी आखिरी लाइन ये है कि इस सब को लेजिटिमेट करने के लिए एक समरी काबीना के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी कैबिनेट, वो पेश करें ताकि काबीना उसकी अप्रूवल करे, ताकि ये लेजिटिमेट हो सके, ताकि उस कॉन्फिडेंशियलिटी को, वैसे हमने कॉन्फिडेंशियल कागज आपके सामने कोई नहीं रखा आज, हमने जो चीजें नॉन कॉन्फिडेंशियल थी वो रखी सिर्फ आपके सामने। लेकिन साहब ये है मदीना की रियासत। तो आज का जो वाहिद मकसद था वो ये था कि आपको पता चले कि इस रियासत मदीना जो इस वक्त यहां पे बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें इमरान खान साहब जिसकी क़यादत कर रहे थे, जिसके फ्रंट मैन मुबैना तौर पे शहजाद अकबर साहब थे, उनको जो जो फवायद मिले वो तो राणा साहब ने आपके सामने रख दिए, चाहे वो अंगूठी की शक्ल में थी मुबैना तौर पे या जो भी, और वो जो आपके सामने प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो भी लिख दी गई। ये है साहब हकीकत हमारी सादिक और अमीन होने की। तो मैं ठहरता हूँ, मौलाना साहब शायद कुछ कहना चाहिए। आपके सामने हमारे दोनों काबिल एहतराम वज़रा ने तफसीलन वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कभी मीडिया को बैन कर दिया जाता है, यानी ये कस्टोडियन कहने को है। क्या कौम ने नहीं देखा कि जब अदालत आलिया के हुक्म पर डिप्टी स्पीकर साहब ने वज़ीर आला का इंतखाब कराया तो जानलेवा हमला करने के लिए गुंडों को किसने अंदर भेजा? और आपने तस्वीरें दिखाई कि ऐसे ऐसे कौन कर रहा था, शाबाश कौन दे रहा था। अब तकाजा करते हैं कि आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने, मैं उस दिन वज़ीर आला नहीं था, मैं तो आपकी तरह उम्मीदवार था, तो उन्होंने आइन और कानून की पासदारी के अपना किरदार अदा किया अदालत आलिया के हुक्म पर। और क्या कौम ने ये नहीं देखा कि टूटे हुए बाजू का दुहाइयाँ देने वाला शख्स जो है वो कहता है मेरा बाजू टूटा हुआ है, उसी बाजू को हिला हिला के धमकियाँ दे रहा है और अगले दिन वो अपना जो टूटे हुए बाजू का प्लास्टर भी उतर जाता है। ये कौन सा तमाशा लगा हुआ है, मुझे आप समझा दें। और मैंने कल कहा कि ये मेरी ज़ात का मामला नहीं है, ये किसी की अना का मामला नहीं है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतज़ार कर रही थी और सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। मैं अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ, पाकिस्तानी आवाम को और बिलखसूस सूबे की आवाम को जवाब दे हूँ। मैं चाहता था कि कल लोगों को आज जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिले, उनको कोई ठंडी हवा का झोंका आए। लेकिन हमारे
वज़ीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयाँ दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। और भाई आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर ने ये इजलास बुलाया है और इस इजलास का वाहिद एजेंडा है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं ऐवान के अंदर सूबे का बजट पेश करेंगे। मुझे बार बार बुलाते रहे, मैं तो अपने चैम्बर में बैठा था। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज अंदर आए और मैंने कहा मेरी अना नहीं है, मेरी अना इस सूबे की आवाम की भलाई पर 100 मरतबा कुर्बान। मैं चला गया, बैठा रहा मैं अंदर, फिर अपना तरह तरह की बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी और फिर अपना कहकर उठकर चले गए। और भाई ये आपके अपना जो है वो कमाई आवाम की कमाई है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, रात हो गई, 12 बजे मैं घर गया। मैं यहाँ पर कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। 12 करोड़ आवाम के मजदूरों, क्लर्कों, ब्यूरोक्रेट्स सबके लिए कोई अच्छी खबर लेके आया था। तो मैं आज सूबे की आवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तो तकलीफ़ होती है, फरा गोगी का नाम आता है तो मौसूफ को तकलीफ़ होती है। अब बताएं मुझे कि ये जो रियासत मदीना का दावेदार है जिसके इमाम पर ये खेल तमाशा यहाँ पे हो रहा है, भाई रियासत मदीना में तोशा खाने से घड़ी चोरी कर कर बाहर करोड़ों की बेची जाती थी। रियासत मदीना में वो बनी गाला की जो फरा गोगी है वो अरबों की जो है वो ट्रस्ट की अपना जो है वो इंचार्ज थी। आज अभी अपना जो है इंटीरियर मिनिस्टर बात कर रहे थे कि वो जो अपना असल में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए जो लंदन से पकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, उसमें किस किस का कट है, ये जवाब दे इमरान नियाज़ी इस बात का। तो मैं आज आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आज भी आया हूँ, इसी नीयत से आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आपके तवस्सुत से 12 करोड़ के सूबे की आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज की अना नहीं है, आज ही उस रब को पसंद है। अगर मुझे सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए अपनी अना भी उन पर निछावर करनी पड़ती है आवाम पर, मैं करूँगा। आज मैं इंतज़ार करूँगा दोबारा आपके साथ, आप भी यहाँ मौजूद हैं। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर, और मुझे अल्लाह का डर है, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, पाकिस्तानी अवाम पे भरोसा है। और जब से मैं वज़ीर आला बना हूँ, कभी सुना, आप भी यहाँ मौजूद हैं, बाल सफ़ेद हो गए कई लोगों के, कभी सुना कि 2 महीने से किसी वज़ीर आला के पास काबीना ना हो? लेकिन मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि 2 महीने काबीना नहीं थी। मुझे लोग कहते थे हमजा शहबाज तुम ये आटे की सब्सिडी देने लगे लोगों को 200 अरब की, तो कल को काबीना ना बनी तो क्या होगा? मैंने कहा मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं 200 अरब की सब्सिडी दूंगा, काबीना अगर आ गई तो ठीक है, वरना अगर मुझे इस बात के लिए जवाबदेही भी देनी पड़ी, मेरे को मुकदमे का सामना करना पड़ा, करूँगा। लेकिन शायद अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आ जाए कि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी ज़ात को दाव पे लगा के 200 अरब की सब्सिडी दी, अल्लाह के फजल से काबीना भी बन गई। तो अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि आइन और कानून पर हलफ लेकर ये रोज़ आइन और कानून को पामाल करता है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्क की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.sama.tv। खबरों से मुसलसल जुड़े रहने के लिए फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट।